हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे रीजन थे जो अमेरिका अचानक से पूरी दुनिया पे फेमस हो गया और अमेरिका को पीछे करने के लिए पूरी दुनिया ने क्या ऐसा सत्ता का ऑप्शन लेके आया, वैकल्पिक केंद्र लेके आया, जिसके बेसिस पे आज दुनिया में एक दूसरे को टक्कर देने के प्रयास में है। एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्लास 12 क्या है। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद से पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूएसए सारी छा गया था और कुछ हद तक चाइना। इन सबको पीछे करने के लिए दुनिया ने क्या नीति अपनाई, क्या तरीका अपनाया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ एक्चुअली में क्या है। देखिए, यूरोपीय संघ क्या है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया, शीत युद्ध के बाद 1991 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया पे छा गया और उसने पूरी दुनिया पे एकाधिकार करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। उस एकाधिकार को खत्म करने के लिए दुनिया के देशों ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाने की सोची, एक संघ बनाने की सोची। उसमें से ही पहले नंबर पे आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ एक्चुअली में क्या है। देखिए, एक्चुअली में क्या है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ एक ऐसी संस्था बनी या सहयोग संगठन बना जिसने पूरी दुनिया को कोशिश करी कि हम पीछे कर सके और एक ग्रुप बना के आगे बढ़ सके। 1948 में 27 देशों का एक समूह था। उनने आपस में मिलके एक संगठन बनाया, एक ग्रुप बनाया और उसको राजनीतिक और आर्थिक मंच पे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की पूरी दुनिया में। जब आप अकेले किसी से नहीं लड़ सकते हो तो आप ग्रुप बना के काम करते हो। यही काम किया यूरोपीय संघ ने। इसमें लगभग 27 देशों ने आपस में शामिल हुए और काम शुरू किया। इसका जो मुख्यालय था वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में था और इसकी जो मुद्रा थी, सबसे पहले मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा इसकी थी यूरो। और यूरो आने वाले समय में धीरे धीरे डॉलर को बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है यूरो, और आज भी यूरो बहुत अच्छे से विद्यमान है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश थे वो अपने आप में बहुत मजबूत थे और आगे बढ़ने वाले देशों में से थे, इसलिए यूरोपीय संघ आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, यूरोपीय संघ बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, जिसके बेसिस पर हम देखें कि यूरोपीय संघ क्या था। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य था सदस्यों देशों के बीच, जितने भी इसके ग्रुप देश थे उनके बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। जब तक आपका ग्रुपिंग में आपस में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग नहीं रहेगा, आप किसी भी देश को पीछे नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जियोपॉलिटिक्स में जब तक आप लोग, पैसे की बात तो सबसे पहले आती है, और राजनीति जब तक आपस में आपका मिलान नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो ये दिक्कत आती रहेगी। उसके बाद है लोगों, वस्तुओं, पूंजियों की अच्छे से मुक्त आवाजाही। जब इन देशों ने आपस में मिलकर 27 देशों ने ग्रुपिंग बनाया तो उन 27 देशों ने आपस में मिलकर कहा कि लोगों को, वस्तुओं को और पूंजी की हम आवाजाही मुक्त करेंगे। कोई किसी प्रकार का एक दूसरे पर टैक्स नहीं लेंगे, जैसे कि व्यक्ति के यहाँ से वहां जाने के लिए इन 27 देशों में सभी व्यक्ति आपस में फ्री घूम सकेंगे, उनके लिए ऊपर किराए से छोड़ के किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वस्तुओं यानी कि कोई भी चीज का व्यापार जब हम करेंगे तो उन चीजों में उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूंजी, जो इन 27 देशों ने अपनी आपस में एक फिक्स मुद्रा बनाई जिसका नाम इन्होंने यूरो रखा। तो इन 27 देशों को आपस में पैसे खर्च करने के लिए किसी और मुद्रा की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यूरो की जरूरत थी। उसके बाद आर्थिक एकीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उनके बीच में जब ये 27 देश आपस में मिलकर काम करेंगे तो आर्थिक एकीकरण बढ़ेगा। 1991 में साझा मुद्रा, व्यापार, जलवायु, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। 2016 में इन सारे रीजनों की वजह से 2016 में जो आपका यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था। इसके अलावा कृषि, मत्स्य पालन, व्यापार, ये सारी वो चीजें थी जिसके हिसाब से यूरोपीय संघ आपका विश्व में अमेरिका को भी पीछे छोड़ता हुआ और चाइना को भी पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। इसके साथ ही एनसीईआरटी बुक में आपको सेकंड है यूरोपीय संघ, ये था आपका। यूरोपीय संघ के बाद आपको एक क्वेश्चन आता है, आसियान क्या है। आसियान से पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीय संगठन क्या होता है। देखिए, आसियान आपको जब समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि क्षेत्रीय संगठन की आखिर मतलब क्या है। देखिए, दो छोटे छोटे देश आपस में मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो शार्क है आपका, दक्षेस है, G20, ये सारे संगठन बनाते हैं आपस में मिलकर। और इनका मेन टारगेट क्या होता है कि एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाना, आर्थिक एकीकरण करना, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बनाना, और आपस में जितने ग्रुपिंग के लोग हैं वो आगे दुनिया में बढ़ते रहे, कोई बिना किसी विवाद को करे हुए।
तो देखिए क्षेत्रीय संगठन जब बनाते हैं तो उसका हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है आर्थिक सहयोग और विकास। इस क्षेत्र में संगठन में जितने भी लोग होंगे, चाहे वो 8 हो या 10 हो या 20 हो, जो भी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, उनका पहला उद्देश्य होता है आर्थिक सहयोग और विकास करना, आपस में एक दूसरे को मिला के चलना, सहयोग करते रहना। दूसरा होता है राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा। राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। जब आपका पड़ोसी देश अगर आपसे लड़ाई कर रहा है, विवाद कर रहा है, समय समय पर आपके ऊपर सीज फायर कर रहा है, तो ऐसे में आपके देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है और सुरक्षा का मामला तो बात की सवाल नहीं होता। तो इसीलिए आपको राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान। जब आप किसी देश के साथ ग्रुपिंग करके, जैसे कि अभी भारत है, भारत का सार्क है, उसमें 7 देश मिलकर शामिल है, उसी तरीके से जब आप संगठन बनाते हैं तो आपके देशों के बीच में आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत अच्छे से होता है। एक दूसरे के कपड़े, एक दूसरे के खाना, एक दूसरे का पहनावा, एक दूसरे की फिल्में, ये सारी चीजें एक दूसरे तक जाती है, व्यापार भी बढ़ता है इससे और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है बहुत अच्छे से। आपदा और संकट प्रबंधन। देखिए जब आपका पड़ोसी आपका दोस्त रहता है तो आपदा के समय, संकट के समय वो आपकी मदद करने के लिए आगे आता है। लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपका दोस्त नहीं रहेगा, आपका दुश्मन रहेगा, तो किसी आपदा के समय, परेशानी के समय वो आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा क्या करेगा, आपको उस परेशानी में छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय संगठन बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे एक ग्रुप रह रहा है, यहाँ के छोटे छोटे देश अगर मिलके आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो किसी भी समस्या के समय, इसको समस्या होती है सारे मिलके इसकी मदद करेंगे, इसको समस्या होती है सारे मिलके इसकी मदद करेंगे। यही होता है आपका क्षेत्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य। इन सभी के बीच में आपस में देखिए राजनीतिक सुरक्षा रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक सहयोग रहेगा, सभी मिलकर आपस में व्यापार करेंगे और सभी तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान करते रहेंगे। उसके अलावा क्षेत्रीय विकास। देखिए जब आपस में आप क्षेत्रीय संगठन बनाते तो जब हम विकास की बात करेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति विकास नहीं करेगा, पूरा ग्रुप विकास करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पूरे क्षेत्र में जितने भी आपके क्षेत्रीय संगठन है उन सबका विकास हो रहा है एक साथ। उसके अलावा है आपसी सहयोग और सुरक्षा। देखिए जब आप लोग ग्रुप करे रहते हैं, क्षेत्रीय संगठन बना कर रहते हैं, तो आपस में आपका सहयोग रहता है। किसी एक को समस्या होगी तो सारे उसकी मदद करेंगे, आपस में सहयोग बना रहता है। सुरक्षा की तो बात ही है क्योंकि आपको ये डर नहीं रहता मन में कि हमारा बगल वाला देश, हमारा पड़ोसी हम पे कभी आतंकवादी हमले कर सकता है या किसी प्रकार से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? आर्थिक सहयोग, राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा और संकट प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास, आपसी सहयोग और सुरक्षा। आगे बात करते हैं भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर पड़ता है। एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, भौगोलिक निकटता का क्या मतलब होता है? क्षेत्रीय संगठन जब हम बनाते हैं तो भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों पर क्या असर पड़ता है? देखिए जब भौगोलिक निकटता की बात करते हैं तो ये कई तरीके से प्रभावित करते हैं। भौगोलिक निकटता आपके संगठन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ग्रुपिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं या और किसी चीज की शत्रुताएं करते हैं, इन सब चीजों के लिए भौगोलिक निकटता बहुत आवश्यक होती है। आप समुद्र किनारे रह रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप मैदानी भाग में रह रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब हम संगठन बनाए तो किसी ऐसे देश के साथ बनाए जिसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों पे किसी देश को, ऐसे अंटार्कटिका में कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई देश है और वहां पे कोई किसी के साथ सहयोग करेगा तो उससे उसको क्या ही फायदा होगा। लेकिन कोई मैदानी इलाका होगा और उसके साथ उसका सहयोग होगा तो उससे वहां पे काफी फायदे हो सकते हैं। देखिए कैसे कैसे भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है। पहला है सहयोग और एकीकरण। जितने बगल के पड़ोसी देश होते हैं हमारे पास और वो अगर सक्षम होते हैं हर तरीके से तो सहयोग बढ़ता है, एकीकरण होता है उनमें आपस में। सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, आर्थिक लाभ मिलता है, ऐतिहासिक शत्रुताएं खत्म होती है, सुरक्षा सहयोग बढ़ता है। जैसे कि आपका आसियान है, यूरोपीय संघ है, ये आपके एग्जाम्पल है। भौगोलिक निकटता का आपके क्षेत्रीय संगठनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और बहुत ज्यादा आवश्यक भी होता है ये। इसके अलावा देखिए इस चैप्टर में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान समुदाय क्या है, इसके मुख्य स्तंभ क्या है और आसियान के विजन 2022 क्या है। आइए इसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं कि आसियान आखिर है क्या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है आसियान, जो कि एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है। आइए समझते हैं कि आसियान क्या है।